अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया दिखाएंगे जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। लाहौर के इलाके मनावा में कूड़े के ढेर से एक 8 माह के बेटे और उसकी 24 साला मां की लाश बरामद हुई। ये खबर जब पुलिस तक पहुंची तो तफ्तीश के बाद पता चला कि ये दोनों मां बेटा गुलदश टाउन के रहायशी थे। मकतूला के मामू ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी भांजी को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल करके लाश को कूड़े के ड्रम में फेंक दिया। और फिर जब ये कूड़ा डंपर के जरिए मनावा के इलाके में पहुंचा तो पुलिस को इत्तला मिली। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक औरतें और बच्चे इस तरह के जुल्म का शिकार होते रहेंगे? कब तक कूड़े के ढेरों से मासूमों की लाशें बरामद होती रहेंगी? ये मामला है क्या? असल हकाइक क्या है? और पुलिस अब तक इस हवाले से क्या तफ्तीश कर चुकी है? ये सब आपको हम दिखाएंगे आज के जुर्म अंजाम में। ये अब पंजाब का एक कोड ऑफ एथिक्स बन जाना चाहिए कि किसी खातून के साथ, चाहे वो बाजार गई हो, चाहे वो किसी गली में आ जा रही हो, या वो किसी सवारी पे बैठी हो, वो किसी बस पे बैठी हो, किसी गाड़ी में बैठी हो, किसी गली में चल रही हो, किसी सड़क पे चल रही हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, किसी कॉलेज में पढ़ी हो, किसी वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, चाहे वो सरकारी वर्क प्लेस हो या वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब में मेरे होते हुए कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, अपने आप को कोई बच्ची अगर अनसेफ फील करती तो ये मेरी और आप सब की नाकामी। तो ये आप स्पेशल इक़दामात उठाएं जिससे मज़ीद हम ख़वातीन के लिए इस सूबे को जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा जो ख़वातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, आपको पता है उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, एक उसके साथ एक लोगों को डर लगता है कि पता नहीं पुलिस स्टेशन हम जाएंगे तो क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे। तो ये जो हमारे मोबाइल पुलिस स्टेशन, ये मैंने इसलिए नहीं शुरू किए थे कि ये लोगों को जाके उनके ट्रैफिक लॉज समझाना शुरू कर दे या उनको जाके उनके सर्ट वो लाइसेंसेस देना शुरू कर दे। ये बेसिकली इनका काम, ये इनको डाइवर्ट करें, ये उन देहाती इलाकों में जाएं और उन इलाकों में जाएं जहाँ पे उनको लगता है कि ख़वातीन की जो कंप्लेंट्स हैं वो ख़वातीन अगर नहीं आ सकती पुलिस स्टेशन तो पुलिस स्टेशन चल के उनके पास जाना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी ख़वातीन को इनकरेज करें कि अगर किसी के साथ कोई हैरेसमेंट हो रही है, किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, किसी के साथ कोई मोलेस्टेशन हो रही है, किसी के साथ कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत हो रही है जिससे वो खौफ में, चाहे वो हमारी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो आके हमारे साथ अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और हम उनकी मदद को पहुँचे, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कंसील करते हुए। इसी तरह ये सब बच्चों की जो वाक़यात हैं चाइल्ड अब्यूज़ की, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो या वो जो तालीमी इदारों में या मदरसों में या जो आपको पढ़ाने घरों में आते हैं, वहाँ पर जो फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है वो भी आई थिंक कि जो इस तरह का जो वाक़या उस पर इतना सख्त रिएक्शन पुलिस का और गवर्नमेंट का आना चाहिए कि किसी को जुर्रत ना हो। बच्ची दे नाल हो चुके हैं ना, सारी दुनिया ने देखा वाकया बहुत ज़्यादा, इन्ना डर गली महल्ले वाले सब ने इन्ना को खौफ पै गया कि वो इत्थे तक कहते हैं कि असीं अपनी बच्चियां हुण बाहर किस तरह कढीए। मेरी बेटी नाल जिस तरह भी जुल्म होया ना कि सख्त से सख्त उन्हें कड़ी सजा देन। अगे पल घर आ गई है चीज़ लैन वास्ते, बच्चों की चीज़ लैन वास्ते आई, वापस नहीं आई, दी लाश ही वापस आई। कोई पता नहीं चलता केड़ा दुश्मन घर चो बाहर चो। हमें वो कातिल चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पहले बच्चे की लाश निकली है, बाद में माँ की निकली, एक घोड़े में वाइट कलर का तोड़ा, साथ कोई दुश्मनी नहीं। इनके घर में तो एक टाइम रोटी बनती नहीं है, तो दुश्मनी इनके किसके साथ होता है?
इस दर्दनाक वाक़े के हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया, ये वो ख़ानदान है जिस घर से 2 लाशें उठाई गई, 2 मैयतें उठाई गई। एक 8 माह 10 माह का बच्चा था और उसकी 24 साल तकरीबन उसकी उम्र बताई जाती है, उसकी माँ थी, वालिदा है। और इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ, किस तरह से बेटी जो है वो इनके घर थी, यहाँ से वो बाज़ार बच्चों को चीज़ दिलाने के लिए गई, लेकिन वो वापस ना आई और पता ये चला कि उसकी लाश जो है वो मनावा के इलाके में कूड़े में पड़ी हुई है और साथ उसका बच्चा भी था। बाजी है दसो कि की होया सी, बेटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਘਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਫਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਮਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਆ? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਰਹਾਲ ਹੈ ਮੋਤੀ ਸਤਾਰੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੂਈ ਦਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਲਕਾਤ ਠੀਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਮਸਲੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਉਹ 1000-1500 ਮਸਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈ ਦੂ ਦਿਨਾ, ਮਸਲਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ? ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਬੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि सख्त से सख्त उन्हें कड़ी सज़ा देना। बिल्कुल ठीक है जी। ये माँ थी जो ये चाहती है कि जिसने भी ये जुर्म किया है उसको पुलिस गिरफ़्तार करे और उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने भी ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें ये एक माँ और उसका बेटा जो है वो जहाँ बाग हुए, कत्ल किया गया उनको, और इस इलाके में खौफ व हरास है। इस इलाके में पूरी गली जो है इस बात पे अफसुर्दा है, हर आँख अश्कबार है कि एक ऐसी बच्ची जो अपने माँ बाप के, अपनी माँ के साथ रहती थी और अचानक उसकी लाश जो है
वनावा के इलाके में कूड़े में पड़ी हुई मिलती है और साथ उसका बेटा था जो अभी 1 साल भी उसकी उम्र नहीं थी। अब हम बात करते हैं बच्ची की, खातून जो थी उसकी नानी भी हमारे साथ है। माँ जी दसो तुसी की कहना चाहते हो, की होया है करीब करो। बेटा चंगे पल घर आ गई है चीज़ लैन वास्ते, बच्चों की चीज़ लैन वास्ते आई, वापस नहीं आई। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਘਰ ਚੋਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। हाँ ਤੇ ठीक। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੋ ਜਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। हाँ बिल्कुल जी, लाहौर शहर में ख़वातीन के कत्ल की वारदातों में भी इजाफ़ा हो रहा है और इसी तरह से बच्चियां जो हैं वो अगवा भी हो रही हैं। कई माह गुज़र रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, वो उनको ना तो बाजियाब करवा पा रही हैं और बहुत दुश्वारी का लोगों को सामना करना पड़ा है। अब हम मकतूला जो थी उसके मामू से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की है, कहाँ तक पहुँचा है। आपका क्या नाम है भाई? नुमान। नुमान जी। नुमान भांजी थी आपकी सगी जी। और बताइएगा कि क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कहती है? पुलिस कोशिश कर रही है कि हम तो यही कहते हैं कि या जोनसाना जो भी है हमारे अपनों में से है, गैरों में से है, जो बेशक जो भी है, हमें वो कातिल चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो इतनी अच्छी बच्ची थी, आज तक उन्होंने ना किसी से बदतमीज़ी की ना कभी। आज से 5-6 दिन पहले मेरे वाला साहब का ख़त्म था साल का। हाँ। उधर आई अच्छी खुशी, हमने तो उसे कहा भी कोई होता ना कि परेशानी कोई तंग कर रहा है या कुछ, हमने पूछा भी कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ मियाँ के साथ जाती 2-3 घंटे बैठ के वापस आ जाती थी। उस दिन गई है कि वापस आई नहीं है। अच्छा नुमान भाई, आप ये बताएं कि जो मनावा का इलाका है जी, वहाँ पे डेड बॉडी कैसे गई, क्या अब पुलिस ने बताया है? पुलिस ने ये बताया कि जौन सा ये बाहर कचरे वाले ड्रम पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे आई थी गाड़ी, वहाँ से गाड़ी वो कचरे उधर इधर से लेके उधर गई है। बाद में उधर से पता चला है कि वहाँ से वो जौन सा क्रोन घाटी के पास इनका बड़ा गोदाम है, जो भी है उधर से बरामद हुई है लाशें। इसका मतलब है कि जो भी कत्ल हुआ, जिसने भी किया, जी, वो यहाँ पे घर के पास से घर ये- के कूड़े वाले ड्रम में फेंक दिया लाशों को, दोनों को, माँ बेटी की जी लाश? एक तोड़े में डाला हुआ था। जब अच्छा। उन्होंने कट किया, पहले बच्चे की लाश निकली है, बाद में माँ की निकली। एक तोड़े में वाइट कलर का तोड़ा था। अच्छा, दोनों दो तोड़ों में थी? एक तोड़े में एक तोड़े में दोनों की लाशें थी? जी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया भाई? अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, कुछ नहीं बताया। जी, तो जो डेड बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद मिली, उसमें कोई जिस्म पे तशद्दुद के निशानात कुछ था ऐसा? ये तो हम तो देखी नहीं, क्योंकि ये लेडीज़ ने धोई। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई किसी पे कोई शुबा, कोई शक, कोई दुश्मनी किसी के साथ क्या हो सकता है? सर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इनके घर में तो एक टाइम रोटी बनती नहीं है, तो दुश्मनी इनके किसके साथ होगी? मेरे तो बहनोई को 2-3 साल हो गए फोत हुए। ठीक है, इनका तो कोई बड़ा कमाने वाला भी नहीं है, कोई बच्चे सारे छोटे छोटे। ठीक है, इनके नीचे कमरे की हालत जाके देखे, ना कोई बिस्तरा है ना कोई बात। मीटर उतरे को भी 2-3 महीने हो गए। ठीक है, 8,000 बिजली का बिल है, वो भी नहीं जमा करा सके, मीटर उतर गया। तो इनकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? ठीक है, तो कोई पुलिस से तवक्को है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस से यही गुजारिश है
कि हमें इंसाफ चाहिए। वो जल्द आपको से पता है कि इस पे वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया हुआ है इस कत्ल पे, डबल मर्डर पे? हमें सिर्फ मरियम नवाज साहबा से यही गुजारिश है कि हमें हमारे कत्ल जो जिन्होंने कत्ल किया वो सामने आने चाहिए। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम मुतालबा नहीं करते। सिर्फ हमारी बच्चे के हमारे दो कत्ल हुए हैं, ठीक है, हमें सिर्फ अपने बच्चों के कातिल सामने आने चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है। आप भी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर पुलिस तो वेरिफिकेशन कर रही है। दूसरी बात ये है कि डीसी लाहौर साहब से मैं अपील करता हूँ और आईजी पंजाब साहब को अपील करता हूँ और मरियम नवाज साहब से अपील करता हूँ कि ये जो मुजरम है कैफे करदार तक आने चाहिए और कातलों को इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। शुक्रिया। ठीक है। नाज़रीन, मकतूला सोनिया की लाश जब पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंची तो उसके अहले खाना के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। गुस्ल देने वाली चची का कहना था कि सोनिया का जिस्म मुकम्मल तौर पर नीला हो चुका था, जो इस बात की निशानदेही करता है कि उस पर किस कदर जुल्म ढाया गया। अब सुनते हैं अहले खाना उस दिल दहला देने वाले वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। खवातीन के खिलाफ कोई उनको हरासा करता है या कोई उनकी हुर्मत पर उंगली भी उठाता है तो वो अपने अंजाम को पहुंचता है, क्योंकि आपकी चीफ मिनिस्टर एक खातून है। मेरा ये ख्वाब है कि पंजाब माओं, बेटियों और बहनों के लिए महफूज तरीन जगह बने। मैं सोनिया की चाची हूँ और उसको गुस्ल भी मैंने ही दिया और मैंने जब उसे गुस्ल देने लगी तो वो जिस्म उसका ना पहले से सारा बिल्कुल नीला था। कोई चीज़ के वैसे लग नहीं रहा था भी क्या लगा है क्या नहीं लगा। जिस्म पूरा जो था ना वो धब्बे धब्बे थे, जैसे कोई चीज़ का वो निशान था। और जो उसकी गर्दन थी, जब मैं उसका सर धोने लगी हूँ ना गुस्ल दे के, तो उसकी गर्दन थी वो सारी घूम रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ टूट गई है और टूट के जैसे मर्जी उसके घुमाते जाएं, इस तरह था बस। और दिमाग में ये जो टांके भी लगे हुए थे और भी ये जो सारा पोस्टमार्टम उन्होंने किया था, पता नहीं इन्होंने ही किया, इसी की वजह से वो टांके लगाए हुए हैं। और बच्चे का भी वैसे ही था, बच्चे के भी जिस्म पे वही नीले नीले धब्बे थे। बस हमारी यही अपील है मरियम नवाज से और इस हिसाब से, क्योंकि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और बच्ची के कातिल हैं जो वो सामने आने चाहिए। और हमें ऐसी जैसे उन्होंने सज़ा किया है ना हमारी बच्ची के साथ, हम भी चाहते हैं ऐसे ही उनके साथ हो और इसी जगह पे ला के उन्हें शरेआम इसी तरह गोली मारी जाए और सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि आज वो सोनिया हमारी बच्ची थी, कल किसी और की बच्ची भी हो सकती है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। और बेटा छोटा सा था, मासूम 8 माह का। उन्होंने जालिमों ने पता नहीं क्या किया, किस चीज़ के साथ मारा और इतना जुल्म किया उसके साथ। अभी रिपोर्ट की कह रहे हैं, रिपोर्ट आज 3 दिन हो गए, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। क्या करेंगे, कोई करेगा तो रिपोर्ट आएगी ना, कोई उठा ही नहीं रहा। आते हैं बयान ले जाते, आते हैं बयान ले जाते, आते हैं बयान ले जाते, दे दे के बयान हम थक गए हैं। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है, हमें कातिल चाहिए और जो हम अगर इधर से इंसाफ हमें नहीं ना मिलता, हम बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत ऊपर से ऊपर जाएंगे। हम कहना है चाहना कि बच्ची ना बड़ी आस्ती हुई, जुल्म होया, लेकिन सानू इंसाफ चाहिए, कातिल सामने आने चाहिए ने। अज किसी की बेटी नाल, अज साडी बेटी नाल है, कल किसी की बेटी ना होएगा
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਕਾਤਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ, ਕੂੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੈਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ, ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन, रिश्तेदारों का कहना है कि बहन भाई सब इंसाफ के तलबगार हैं। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में सिर्फ ये बताया गया है कि मां और बेटे की मौत सांस बंद होने से हुई। पुलिस का कहना है कि ज्यादती वाला मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया। अब हम आपको दिखाते हैं वो मोहल्ले वकूअ जहां से मकतूला अपने बच्चों के लिए चीज लेने गई थी और वापसी पर उसकी लाश कूड़े के बॉक्स से मिली। आइए सुनते हैं इस हवाले से मामू और दुकानदार क्या कहते हैं। सोनिया जो मकतूला है, इसी गली में अपनी वालिदा के साथ और अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। यहाँ से वो निकली इसी गली से और एक दुकान पर गई। ये मामू है हमारे साथ, उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस रास्तों से होते हुए, ये बड़ा गुंजान इलाका है, यहाँ पर छोटे छोटे घर भी हैं और यहाँ पर कोई अभी फ़िलहाल तो ऐसा कैमरा जो है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और घर वाले इस बात का भी शुबा उनको है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीज़ें सामने आएंगी कि बच्ची को कहीं ज़्यादती का निशाना बना के, उस सोनिया को ज़्यादती का निशाना बनाकर तो कत्ल नहीं किया गया। इन पहलुओं पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये वो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, इर्द गिर्द के मोहल्ले वकूअ दिखा रहे हैं, जहाँ से वो अपनी बच्चों को, बेटी को और बेटे को चीज़ दिलाने के लिए लेकर जाती थी। उस दुकान तक हम आपको लेकर चलते हैं। भाई ये बताएं कि ये भी एक शुबा हो सकता है कि आपके फैमिली के लोग कह रहे थे कि कहीं उसको ज़्यादती करके कत्ल ना किया गया हो, कोई ये पहलू पे बात हुई पुलिस से? क्या कहती है पुलिस? सुनने में यही आया है, वो कह रहे हैं कि इसके साथ पहले ज़्यादती की है। ये 4 बता रहे हैं कि 4 लोग थे, अच्छा, ज़्यादती की है और बाद में उसे मार दिया गया। अच्छा, तो अभी तक कोई पता नहीं चला। गुजारिश यही है कि हमें ना जो से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए बस। यकीनन। तो कोई मेडिकल में कुछ आया, ज़्यादती की चीज़ साबित हुई है? हमें कुछ नहीं बताया कि अभी तक कुछ नहीं बताया। अच्छा, बस यही पता चला है कि ज़्यादती हुई, उसके बाद उसको मार दिया गया। उसके बाद उसको मार दिया। तो ये दुकान है।
सोनिया जो इनकी भांजी थी अक्सर आती थी यहाँ पे? नहीं, वो अपनी अम्मी के साथ आती थी, कभी कभी आते, डेली नहीं आते थे, 2-3 दिन के बाद आती थी मेरे पास। अच्छा, तो उस दिन के कौन आया साथ उसके साथ? कोई ना, एक बच्चा था, उसने उठाया हुआ था अपना बेटा। अच्छा, उसके साथ को आई थी रात को 8:30-9 का टाइम था। ठीक है। ये 10 रुपए वाली टॉफियाँ लेके गई हैं मेरे से। अच्छा, तो इधर थी तो मैं अंदर बच्चों को सौदा देने लग पड़ा हूँ। अच्छा, तो उसका नहीं पता वो इधर को गई है, इधर को, इस चीज़ का मुझे नहीं मालूम। और तो अक्सर बच्चों की चीज़ वीज लेने आपके पास भाइयों के साथ आती थी, कभी अम्मी के साथ, कभी अपने शोहर के साथ, कभी अपने बड़े भाई के साथ, कभी उनके साथ भी आती नहीं है, कभी नहीं होता है। दिन को ज़्यादा आती थी अकेली, मसलन कोई भी आटा घी वगैरह लाना होता, फिर दिन को वो अकेली आती थी शाम के टाइम में 3-4 बजे के बाद। तो उस दिन कोई उसके चेहरे पे कुछ ऐसा? नहीं सर, मेरे इधर बच्चे थे खड़े हुए, मैंने इतना ख्याल नहीं किया, तो मैं अपने इधर सौदा देने लग पड़ा, तो फिर वो चलेगी उधर। ठीक है, बस यही बात है। चले, ये वो दुकानदार थे जिसके पास वो अपने बेटे के साथ आई और 10-20 रुपए की कुछ चीज़ें जो है वो लेकर गई, और ये टाइम भी वही बताते हैं, लेकिन यहाँ से वो वापस अपने घर की जानिब गई या आगे गई, इनको कुछ नहीं पता। यकीनन उस वक्त दुकान पे रश होगा, कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रख सके, लेकिन ये बताते हैं कि अक्सर अपने भाइयों के साथ या अपनी वालिदा के साथ वो सोनिया यहाँ पर आती थी। अब हम आपको वो कूड़ेदान दिखाते हैं जहाँ पर उसकी बोरी बंद माँ बेटे की जो है वो लाश मिली, वो हम आपको उस जानिब लेकर चलते हैं। आओ जी। वो कूड़ेदान जहाँ पर माँ की और बेटे की, जिसकी उम्र 7 से 8 माह बताई जाती है, 1 साल से कम था, उसकी बोरी बंद लाश जो है वो इसमें फेंकी गई। तो आए, ये वो कूड़ेदान है जिसमें लोग अपना कचरा फेंकते हैं घर का। अच्छा, ये बताइएगा भाई कि इधर थी डेड बॉडी? बताया जा रहा है कि इधर से निकली है, यहाँ पे सुबह गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ से उठा के ले गए मनावे वाली साइड पे, जहाँ से वो बरामद हुए। अच्छा, इधर से जो कूड़ा यहाँ से ट्रक उठाते हैं सुबह आके? जी जी। तो वह उसमें बोरी में थी? जी, दोनों एक ही? जी, एक बोरे में थे, वाइट कलर का बोरा था। जब वो इधर से उठा के ले गए, उधर जाके पता चला है कि उधर से बरामद हुई है। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने कॉल की है, ठीक है, पता चला कि ये वो कूड़ेदान है जी। यहाँ पे माँ और बेटे की लाश जो है वो एक बोरी बंद उस पर था, बोरी थी जिसमें दोनों की लाशें बांधी हुई थी, और यहाँ से वो जब डंपर उठाकर लेकर गया और मनावा के इलाके में फेंका गया, तो वहाँ से ये पता चला कि ये माँ और बेटी को कत्ल करके कूड़े में कोई लाश फेंक गया। जो बात बर्दाश्त कर लेते हैं ना, वो कमज़ोर ज़हन के नहीं होते। जो लड़ाई को अवॉइड करते हैं, मामले को खुश फहमी से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मतलब कि अफ़ाम व तफ़हीम से सुलझा लेते हैं, वो लोग ताकतवर जहन के मालिक होते हैं। हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, फ्लेयर अप हो जाना और जुर्म कर देना, वो दिखने में तो लगता है शायद बड़ा बहादुर है, वो शख्स अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है, लेकिन ऐसा शख्स कमज़ोर जहन का और एक हद तक डरपोक जहन का मालिक होता है। ख़वातीन का कत्ल हो या किसी भी किस्म का कोई जुर्म हो, जुर्म के पीछे हमेशा नफ्सियाती अवामल ही कार फरमा होते हैं। आम लोग, एवरेज लोग जिस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो लोग जुर्म करते हैं वो उसी बात पे, छोटी छोटी बात पे फ्लेयर अप होके जुर्म कर देते हैं, जिसको दूसरे लोग बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जुर्म कर देते हैं। तो हमेशा जो मुजरिम है वो एक कमज़ोर जहनीत का शख्स होता है।
अब अगर हम बात करें कि ख़वातीन के हवाले से, तो देखिए ख़वातीन एक ज़ाहिरी सी बात है कि आसान टारगेट तो हैं, क्योंकि जब भी कोई जुर्म है, जुर्म के पीछे दो तरह की चीज़ें कारफरमा हैं, मौका मिलना और जुर्म करने की सकत यानी कि ताकत होना। अब ख़वातीन जिस्मानी तौर पे ऑब्वियसली ज़्यादातर ख़वातीन ज़रा कमज़ोर हैं तो आसान विक्टिम बन जाती हैं। और उसके बाद जब ख़वातीन के हवाले से ये जो ख़वातीन के साथ हुए ये जो मसले मामलात, जिस वजह की पदाश में ये जुर्म हुआ, उसमें एक चीज़ आप देखें कि ख़वातीन को आसानी से जो मुजरिम है उन्होंने ब्लेम कर दिया, एक बहाना मिल गया। ऑब्वियसली मुजरिम की एक अपनी जहनीत है, वो ज़रूरी नहीं कि वो जहनीत ठीक ही हो, लेकिन उसने अपने जुर्म को जस्टिफाई करने के लिए आम तौर पे आज बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है। कभी गैरत का बहाना मिल गया, कभी बेवफाई का बहाना मिल गया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई। इस वजह से आम तौर पे ख़वातीन के अगेंस्ट जुर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको मज़ीद ज़रा स्पेसिफाई करें, बिलखसूस ये जो 2-3 वाक़यात हुए, अब इसमें देखें कि आजकल हमारे लोगों में जिस एज में भी आप चले जाएं, चाहे नौजवान है चाहे मेच्योर उम्र के लोग हैं, इनको ये जो आजकल जो एक दूसरे को पसंद करना है और धोखेबाजी जो है, धोखा देना या धोखा लेना, ये आजकल बर्दाश्त से बाहर हो गया लोगों के। और ये बड़ा आसान बहाना मिल गया लोगों को बड़े बड़े जुर्म करने का। लेकिन इसमें एक हद तक बहरहाल कोई भी जो विक्टिम है, किसी भी खातून के साथ अगर ऐसा मामला होता है तो किसी भी हद तक कोई भी चीज़, कोई भी बहाना, कोई भी रीज़न जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि प्रवोक करने में, ये जो ऐसे जुर्मों की पदाश में जो प्रवोक करना है, ये इसमें एक हद तक ख़वातीन का भी रोल होता है। आजकल आप देखें कि इशू क्या है, उससे खुला ले लिया, उससे शादी कर ली, एक टाइम में उसके साथ है, फिर थोड़ी बार दिल भर गया तो उसके साथ है, उसके बाद ये जो आजकल के मामला चल रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक मर्द की जहनीत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होता है। हर एक खातून का अपना अपना एक मामला है, ऑब्वियसली वो जो उसको अपने लिए पसंद करे। लेकिन बाज़ औक़ात जो ऐसी जहनीत के लोग हैं जो कि थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर इतने ताकतवर नहीं है, वो इस चीज़ को पर्सनल अपनी अना का मसला बना लेते हैं, अना पे वो अटैक समझते हैं कि शायद हमारे साथ तो बहुत कुछ बुरा हो गया, और उसमें फिर उनके जज्बाती कंट्रोल नहीं रहता। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ जाती है ऐसे लोगों की कि वो सोच समझने के काबिल ही नहीं रहते। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन, नफरत, गुस्से के जो जज्बात हैं वो उनकी अकल पे हावी हो जाते हैं, यानी कि जज्बात अकल पे हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जुर्म कर देते हैं। माजी में भी हमने देखा है कि ख़वातीन के जो अगेंस्ट बड़े बड़े ब्रूटल किस्म के जुर्म हुए, ऐसे ऐसे जुर्म के जिनको देख के इंसानों की रूह कांप जाती है। और बीइंग अ डॉक्टर मैं समझता हूँ कि इस हद तक लोग ज़हनी मर्ज़ की नहज पे पहुँच चुके हैं कि उनको बाद में गिल्ट भी नहीं होता कि ये क्या किया, कैसे किया। बाद में तो बहरहाल फिर हर मुजरिम पछताता है, लेकिन उसमें यह है कि वो जो पछताना है उससे जुर्म कम नहीं होता। ये आम तौर पे अक्सर फिर लोगों की हमदर्दियाँ भी हम बटोर लेते हैं कुछ मुजरिम कि जी बस गुस्से गिले में हो गया, अब मैं बहुत पछताता हूँ। लेकिन इसका ये बातें फिर बिल्कुल बामानी रहती हैं, क्योंकि देखें जितना मर्जी बड़ा हार्ड कोर क्रिमिनल है, जब फिर गिरफ्त में आता है तो पछताना तो वो इंसान की फिर एक नेचर में है कि बुरा कर बैठा हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये लोग जब कर रहे होते हैं तब इनकी अकल पे इनके जज्बात इस तरह से हावी होते हैं, बल्कि जज्बात क्या, वहशत हावी होती है। इसको हम कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट हावी होती हैं कि जो इनके अंदर का जानवर है उसको एक हद तक ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि जी ये जो है जो मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अपने आप को ये ऐसे लोग बड़े अजीब अजीब मंतक दे लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ख़वातीन ऑब्वियसली ऑलरेडी हमारे माशरे में उनका एक पिसा हुआ तबका तो हैं, लेकिन उन पे इस तरह का जुर्म करना, इस तरह का जुल्म करना फिर बच्चों के हवाले से, और इसको जस्टिफिकेशन यकीनी तौर पे आप इनके जहनों में जाएंगे तो ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल धोखे, प्यार और ऐसे जज्बात के ही जो ज़ेरे असर या अपने मुताबिक इसी जज्बात की वजह से ये ऐसी चीज़ें की होती हैं। नहीं जी, वो तो बिल्कुल ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते। वो तो किसी को कत्ल करके खुदकुशी करना ये बहुत बड़ा ज़हनी मर्ज़ होता है। क्योंकि देखें किसी को तो बहरहाल बहुत सारे लोग जुर्म वगैरह करते हैं, ये ज़हनी कमज़ोरी है, बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखें
जो बात बर्दाश्त कर लेते हैं ना, वो कमज़ोर जहन के नहीं होते। जो लड़ाई को अवॉइड करते हैं, मामले को खुश फहमी से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मतलब कि अफाम व तफहीम से सुलझा लेते हैं, वो लोग ताकतवर जहन के मालिक होते हैं। हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, फ्लेयर अप हो जाना और जुर्म कर देना, वो दिखने में तो लगता है शायद बड़ा बहादुर है, वो शख्स अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है, लेकिन ऐसा शख्स कमज़ोर जहन का और एक हद तक डरपोक जहन का मालिक होता है, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका। इन्वेस्टिगेशन अहम तो समझ लें एक मेन पिलर है किसी भी केस का। इस केस में भी बहुत ज़रूरी है काज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, काज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस से होगी, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही वो वाहिद रास्ता है जो ब्लाइंड मर्डर को हमेशा सॉल्व करता है। इसमें बड़ी अहम चीज़ें देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ से पुलिस ने उस इलाके को अच्छे से सील किया या नहीं किया, और उसके बाद पुलिस ने उस इलाके में जो तमाम लोग थे उनके नाज़रीन, आपने मामू और दुकानदार सोनिया के बारे में गुफ्तगू सुनी। मामू का कहना है कि उसे इत्तला मिली है कि सोनिया को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, जबकि करीबी रिश्तेदारों का खदशा है कि कातिल कोई दूर का नहीं बल्कि बहुत करीब का शख्स हो सकता है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़िया तौर पर लिखा है कि माँ और बेटे की मौत सांस बंद होने से हुई और ज्यादती का जिक्र रिपोर्ट में शामिल नहीं। सवाल यह है कि 24 साला माँ जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी और पिछले कई माह से अपनी माँ के घर रिहाइश पजीर थी, उसके साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या गुर्बत, मुफलिसी और घरेलू तंगदस्ती के बावजूद एक औरत को इस तरह का जुल्म का निशाना बनाया जा सकता है? ये खदशा दुरुस्त हो सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए चीज लेने गई और फिर 2 रोज बाद उसकी लाश कूड़े के ढेर से मिली, लेकिन असल हकायक पुलिस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे। अब सवाल ये है, जो जुल्म माँ और बेटे पर ढाया गया उसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है? आइए सुनते हैं माहिर कानून की जुबानी। क्रिमिनल केसेस में नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह पेश आती है, पुलिस की कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस का जो रवैया होता है खास तौर पे कंप्लेनेंट के साथ, उस वजह से जो या कंप्लेनेंट का पुलिस के साथ कोऑपरेशन ना होना, ये सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन के केस की मजबूत ना होने की नाकामी की वजह बनता है। तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसमें सबूत ना मिटाया जाए, उसको धो ना दिया जाए, वहाँ पर जो क्राइम को जिस तरह से जो फोरेंसिक्स को हैंडल किया जाता है वो भी प्लीज़ इंश्योर करें। और जहाँ पर पूरे पंजाब में, लाहौर में ये फोरेंसिक की लैब है, उसको पूरे पंजाब के साथ लिंक करें ताकि वो गाइड करे लोगों को क्राइम सीन को कैसे हमने हैंडल करना। पुलिस को सबसे पहले 3 पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। एक, पुलिस को जो सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ है वो है लास्ट सीन थ्योरी पे काम करना पड़ेगा। क्या उन जो मकतूला थी और उसका बेटा था उसको आखिरी बार ज़िंदा किस शख्स ने देखा? क्योंकि जब पुलिस इस सीन तक पहुंचेगी तो ही उनको पीछे बैकग्राउंड का पता चलेगा कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। दूसरी बात होगा कॉल रिकॉर्ड डेटा, जिसे हम CDR भी कहते हैं। CDR में पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर उसका करना तो है लास्ट वीक का चाहिए, लेकिन जो उसके आखिरी घंटों में उसके राब्ते किन किन लोगों के साथ थे, क्या वो किसी से मिलने गई थी या उसे किसी ने बुलाया था या उसका कोई रिश्तेदार था, पुलिस को इस चीज़ पर भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पुलिस इन चीज़ों के इन कड़ियों के साथ कड़ियाँ नहीं मिलाएगी तो क्योंकि ये मर्डर, जैसे आपने बात की कि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसको इन्वेस्टिगेट करना और इसको इंटेरोगेट करना एक इंतहाई मुश्किल प्रोसेस होता है। और पुलिस समझने कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स होती हैं उनको भी एक चैलेंज होता है इसमें। तो अब इस चीज़ में पुलिस का जो स्टांस है वो हाली
पोस्टमार्टम की हद तक नहीं होगा। पुलिस को इसको एक वाइडली स्प्रेडली करके इस चीज़ को देखना पड़ेगा। क्या वो औरत और उसके बच्चा, क्या उसको इस कत्ल से कबल कोई धमकियाँ मिल रही थी? क्या उसके रिश्तेदारों में या उसके कोई अपनों में उसका कोई जानी या माली कोई दुश्मन था? ये सारी चीज़ों का पहलुओं का अंदाज़ा लगाना पुलिस के लिए सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि पुलिस हर केस को एक कोल्ड केस में ले जाती है, ऐसा नहीं होता। कोशिश भी करती है, 100% कामयाबी भी नहीं मिलती और कोई नाकामी भी नहीं होती। पुलिस का बेसिक जो हमेशा से एक मैं समझता हूँ कि जो एक तफ्तीश का जो दायरा कार है ना, उसको थोड़ा सा वसी करना चाहिए। पुलिस हमेशा से नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का मुजाहरा कर जाती है, बीच में अक्सर केसेस में कर जाती है। लेकिन अगर आप कुछ हिस्ट्री में देखें, प्रीवियस में देखें, तो पुलिस ने ब्लाइंड केसेस को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं कर पाती। इसमें मैं समझता हूँ कि जो कंप्लेनेंट होता है उसका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है पुलिस के साथ। अब जो ये केस है, ये एक बड़ा पेचीदा, पुलिस के लिए इस टाइम काफ़ी पेचीदा केस है। हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तो अगर आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आ चुकी हुई हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पुलिस को जब ये 3 दिन याद देखें, 7/2 को FIR होती है और 10/2 को रात के 1:10 पे ये FIR रिकॉर्ड होती है। वकूआ होता है 7/2 का, सॉरी। अब इसमें जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी मैं समझता हूँ वो मकतूला के घर वालों की भी है। उनको फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि जब कोई ऐसा ड्यूअल होमिसाइड केस होता है उसमें पुलिस का समझ एक हाई प्रोफाइल केस उसको काउंट करती है। तो इसमें जो मकतूला के जो वारसान हैं उनकी भी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी ज़रूर समझूंगा कि उन्हें जब 3 दिन उनकी बहन या बेटी घर नहीं थी तो उन्हें पुलिस को इसमें इतला देनी चाहिए थी। अब 3 दिन बाद जब आप देखेंगे कि 3 दिन बाद डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस है वो काफ़ी हद तक हो जाती है। जो भी इसमें आप कह लें एक्यूज़ड है, वो जिस जगह पे उसने माँ और बेटे को मार के कत्ल करके बोरी में बंद करके फेंका है, वो उस जगह से बड़ी अच्छे से वाकिफ़ होगा। अगर ये लोग बर वक्त पुलिस को इतला देते हैं तो हो सकता था कि उस वक्त जो एविडेंस है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता। लेकिन जो मेरी नज़र में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुके हैं और पुलिस को इसमें जो वाहिद रास्ता है ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड स्पॉट मर्डर है। प्रोसिक्यूशन को सबसे बड़ी दुश्वारी जो सामने आती है वो आती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से। जब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है अगर वो सही तरीके से नहीं होगी तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस सही तरीके से अदालत में पेश नहीं कर सकता। पुलिस अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे मामलात को वाइडली स्प्रेडली अच्छे तरीके से, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को अदालत में अच्छे तरीके से पेश करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा यह जाता है कि पुलिस की जो तफ्तीश में हामियाँ होती हैं उस वजह से प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर होता है और मुल्ज़मान को उसमें फ़ायदा हासिल होता है। हमारी पुलिस जो खास तौर पर लाहौर पुलिस है, इसमें काफ़ी एक बहुत काबिल लोग भी मौजूद हैं, ऑफिसर रैंक के भी काबिल हैं और इवन के कांस्टेबल रैंक के लोग भी बड़े काबिल मौजूद हैं। क्रिमिनल केसेस में नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह पेश आती है वो पुलिस की कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन होती है, या उसको पुलिस अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, या इस तरह के ब्लाइंड केसेस में जो पुलिस का जो रवैया होता है ख़ास तौर पे कंप्लेनेंट के साथ, उस वजह से जो या कंप्लेनेंट का पुलिस के साथ कोऑपरेशन ना होना, ये सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन के केस की मजबूत ना होने की नाकामी की वजह बनता है। तो इन्वेस्टिगेशन अहम तो समझ लें एक मेन पिलर है किसी भी केस का। इस केस में भी बहुत ज़रूरी है काज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, काज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से होगी, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही वो वाहिद रास्ता है जो ब्लाइंड मर्डर को हमेशा सॉल्व करता है। इसमें बड़ी अहम चीज़ें देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ से पुलिस ने उस इलाके को अच्छे से सील किया या नहीं किया, और उसके बाद पुलिस ने उस इलाके में जो तमाम लोग थे उनके नेट, उनके मोबाइल नंबर्स, उनका जियो फोरेंसिक वगैरह किया या नहीं किया। इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉज ऑफ इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि प्लेस ऑफ अकरेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करना। प्लेस ऑफ अकरेंस अगर मैनेज आपकी इस केस में अगर प्लेस ऑफ अकरेंस मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को अच्छे तरीके से मैनेज की है। अगर पुलिस ने अच्छे तरीके से इस प्लेस ऑफ अकरेंस को मैनेज किया होता या उसको सील किया होता, उसमें से इसके जो हमारी पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है
उसकी मदद ली होती, या उसके देखें, अगर एक मैं आप थोड़ी सी बात को थोड़ा सा इसमें वाइंड अप करना चाह रहा हूँ कि जो लोग जिसने आके डेड बॉडी को फेंका है वहाँ पे, उसके पाँव के निशान भी होंगे। उस चीज़ को पुलिस को अच्छे तरीके से सील करके पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की मदद लेके उसका अच्छे से फोरेंसिक ऑडिट करवा के इस केस को मेरा ख्याल था बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन मुझे अभी तक जो नज़र आ रहा है वो इस केस में पुलिस की तफ्तीश काफ़ी हद तक नाकाम साबित हो रही है। नाज़रीन, लाहौर मनामा का ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ने वाला सान्या है। एक 24 साला माँ सोनिया और उसका 8 माह का बेटा, जिन्हें कूड़े के ढेर से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सांस बंद होने से हुई, लेकिन अहले खाना का इल्ज़ाम है कि ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने अब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है। 302 की FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन असल सवालात अभी भी जवाब तलब है। क्या गुर्बत और मुफलिसी में जीने वाली एक औरत के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या 2 बच्चों की मां जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, इस तरह जुल्म का निशाना बन सकती है? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि मासूमों की लाशें कूड़े के ढेरों से मिलती रहे और इंसाफ सिर्फ कागजों में दर्ज होता रहे? मुआशरा खामोश है और सवाल यह है कि कब तक खामोश रहेगा? कब तक औरतें और बच्चे इस तरह जुल्म का शिकार होते रहेंगे? लाशें चीख रही हैं, इंसाफ को पुकार रही हैं, इंसानियत का जनाजा उठा और ज़मीर सो रहा है। पैगाम यह है कि अगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे वाकई इंसाफ चाहते हैं तो उन्हें शफाफियत, मुकम्मल तहकीकात और अवामी एतमाद को अवलीन तरजीह देना होगी। ये केस हमें याद दिलाता है कि जुर्म सिर्फ एक फर्द के खिलाफ नहीं होता बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ होता है, और जब मुआशरा खामोश रहता है तो जुर्म बढ़ता है, इंसाफ बढ़ जाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।